हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 17th का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज जो है हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और आज की जो क्लास है वो 14th क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो है जब पहला प्रैक्टिस टेस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था तो मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। दोनों पार्टों को मिला करके आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी CUET में एक अच्छा स्कोर कर सके, ताकि जो कॉलेज आपको चाहिए वो आसानी से आपको मिल सके और आपका जो कैरियर है वो परवान चढ़ सके। इसलिए जो है जब भाई एक चीज़ कही जाती है कि तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे। तो तैयारी ऐसी करो ना कि लोग कहें कि यार ये तो यार पढ़ता ही नहीं, इसको हम कभी पढ़ते देखते ही नहीं, लेकिन जब आपका रिजल्ट आए तब वो कहने पे मजबूर हो जाएं कि नहीं यार ये लड़का पढ़ता था। इसलिए कहते हैं कि तैयारी इतनी शांति से करो कि जब रिजल्ट आए, सफलता आए तो शोर मचा दे, अपने आप कहे कि नहीं यार ये लड़का, यार इसको कभी पढ़ते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आज देखो रिजल्ट इसका बता रहा है कि ये बहुत पढ़ता है। तो इसलिए जो है पढ़ाई वो करिए जो कि आपको रिजल्ट दे, ठीक है। और जो पढ़ाई आप एक प्लानिंग के तहत करते हैं, ठीक है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। खो तो आप वैसे भी रहे हैं, जो समय है वो अब दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खो तो आप हर स्टेप में रहे हैं, हर स्टेप को जब आप आगे बढ़ते हैं पिछली चीज़ें आप खो देते हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, करिए, वो हार्ड वर्क करिए, वो चीज़ें करिए ताकि आप भी एक अच्छा स्कोर कर सके, आप भी जो है जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज आपको आसानी से मिल सके। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं, वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन हो सके। मैंने हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें बता सकूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 17th का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और 17th प्रैक्टिस टेस्ट का आपका 14th नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर AE परपेंडिकुलर टू ED इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, CD परपेंडिकुलर टू ED and CD is equals to 3 centimeter, DC perpendicular to CB and CB equals to 2 centimeter, AE equals to 11 centimeter, find the length of AB। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिगर एक आपके सामने बना हुआ है जहाँ पे आपको AE की लेंथ दी गई है 11 सेंटीमीटर। AE परपेंडिकुलर किस पर, ED पर है, ठीक है ना। आपको ED की लेंथ दी गई 13 सेंटीमीटर, आपको CD की लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर और आपको इस CB की लेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर और आपसे इसकी लेंथ पूछी गई है AB की कि AB की लेंथ क्या होगी। अब देखो यहाँ पर सिंपल से बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर आप एक काम करें, इस वाले लाइन को अगर आप यहाँ से क्या कर दें, जोड़ दें, अगर इस लाइन को आप ऐसे आगे बढ़ा दें थोड़ा सा और इसी वाले पॉइंट को यहाँ पे आके लाके ऐसे ऐड कर दें, इसी वाले पॉइंट को अगर यहाँ पे लाके ऐसे ऐड कर दे तो ये देखो एक पूरी लाइन बन जाएगी और ये पूरा एंगल आपको दिखाई पड़ने लगेगा। ये पूरा एंगल आपको दिखाई देने लगा, देखो ये पूरा एंगल, और इस एंगल में हमको AB फाइंड करना है। इस एंगल में हमको क्या फाइंड करना है, AB। इसको और आगे बढ़ा लो, देखो ये पूरा। अब अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं, मान लो सपोज करो P मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें और आप ट्रेंगल ले लें, यहाँ पे आप ट्रेंगल ले लें, कौन सा ट्रेंगल ले लें आप,
P और B, ये ट्रायंगल आपने ले लिया। अब एक चीज देखिए, आपको चाहिए PB की लंबाई। अगर आपको PB की लंबाई मिल जाए और आपको AP की लंबाई मिल जाए तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ जो है यहाँ पर AP की या सॉरी PB की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर P और B की लेंथ की, तो यहाँ पर देखिए E से D बराबर होगा P से C के, ठीक है ना। PC किसके बराबर में होगा, तो आपने कहा ED के बराबर में होगा। होगा कि नहीं होगा, जो PC है वो ED के बराबर होगा। ED की लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो PC की भी लेंथ होगी 13 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो CB है इसकी लेंथ आपको पता है कितनी है 2 सेंटीमीटर। CB की लेंथ कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर हो जाएगा आपका PC प्लस BC या CB। तो PC कितना है आपका 13 और CB कितना है आपका 2, तो आपका PB हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। PB कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप यहाँ पर निकाल लीजिए, आप यहाँ पे निकाल लीजिए AP। AP कितना आ जाएगा देखो जरा, अगर हम बात AP की करते हैं तो A से E तक की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है आपकी, तो आपने कहा A से E तक की जो लेंथ है वो है आपकी 11 सेंटीमीटर। अगर मुझे AP चाहिए तो मैं जो है AE से माइनस कर दूं जो है। अब देखो एक चीज सोचो, CD बराबर किसके हो जाएगा PE के, CD बराबर किसके हो जाएगा, ये जो आपकी लेंथ है, ये जो लेंथ है आपकी CD बराबर किसके होगा PE के, CD बराबर किसके होगा PE के। तो अगर मैं AE से AP को यदि मैं AE से माइनस कर दूं PE को तो मेरा काम बन जाएगा। AE कितना है 11, PE कितना है 2 सॉरी 3, क्योंकि भाई PE बराबर किसके हो जाएगा CD के, तो ये हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा। तो इस 3 को मैंने 11 से माइनस कर दिया तो AP आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, तो AB हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा, AB का स्क्वायर हटा दो तो ये रूट में चला जाएगा, परपेंडिकुलर अर्थात AP का स्क्वायर अर्थात 15 का स्क्वायर प्लस बेस अर्थात PB का स्क्वायर अर्थात ये हो जाएगा आपका जो है AP का लेना है ना, तो AP कितना 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ले लेंगे परपेंडिकुलर तो AP लेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस PB अर्थात 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर, उनको मैं आगे पीछे बोल गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप समझदार हैं। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो यहाँ पे देखो AB की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी आपकी 17 सेंटीमीटर, और आपसे AB की लेंथ ही तो पूछी गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जो है B वो बिल्कुल सही आंसर होगा। AB की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 17 सेंटीमीटर आएगी, तो ऑप्शन B आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 15th नंबर का क्वेश्चन है कि अ मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए भाई, हम मान के चलते हैं कि एक वस्तु का CP अर्थात कॉस्ट प्राइस, CP आपका हमने मान लिया 100 रुपीज़ है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना उसने रखा है, तो आपने कहा 10% ज़्यादा रखा है अर्थात 110 रुपये रखा है। ये तो कह रहा है कि ए मैन गेन्स 10% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। अगर उसका कॉस्ट प्राइस जो है उसका 100 रुपये है तो उस पर वह 10% का जो है प्रॉफिट कमाता है, अर्थात सेलिंग प्राइस कितना रखता है 110 रुपये रखता है। अब कह रहा है कि यदि उसका जो सेलिंग इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर उसको दुगने मूल्य पर बेचता तो भाई ये तो उसका सेलिंग प्राइस है, अब अगर इसका दुगना कर दे वो प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस, तो अगर मैं बात करूं कि अब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, नाउ सेलिंग प्राइस, तो दुगना करने पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100 का दुगना कर दो अर्थात ये 220 हो जाएगा।
अब 220 हो जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 220, सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना होना था 100, तो उसको कितना 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वह सेलिंग प्राइस को दोगुना कर देता है, ठीक है ना, तो उसको 120 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको होता है हमेशा आपके सीपी पर होता है। तो 120 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए में, 100 रुपए में, इंटू 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 120% आपका आंसर आ जाएगा, 120% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में बात आई भाई। अगर किसी वस्तु का सीपी आपका 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस उसका 110 रुपीज़ है। अगर सेलिंग प्राइस दुगुना कर दें अर्थात 220 कर दिया जाए तो भाई प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपने 100 माना है तो उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 120 रुपीज़ का हो जाएगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका होता है, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर होता है, अर्थात सीपी पर होता है। तो 120/100 इंटू 100 अर्थात 120% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि SI ऑन ए सम एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज 80 रुपीज़। फाइंड द CI ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 80 रुपये है। समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब देखो एक चीज़ जरा बताओ कि भाई जो आपका साधारण ब्याज है और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, अर्थात जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर वर्ष का आपका समान होता है। और पहले वर्ष का, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों समान होते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है कि फर्स्ट ईयर का आपका चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो और चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों समान होते हैं। लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज, लेकिन जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो हर वर्ष का आपका समान होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 वर्ष का, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे SI की बात करता हूँ तो SI तो आपको दिया गया है, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 80 रुपीज़। तो भाई हर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट समान होता है, तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज़ है, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपीज़ होगा। 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो आपका 40 रुपीज़ होगा। ये बात तो क्लियर है। अब देखो अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं, तो पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वो तो समान होगा, अर्थात ये भी 40 रुपीज़ होगा फर्स्ट ईयर का। जब सेकेंड ईयर की बात आएगी, तो 40 रुपीज़ तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे, 40 रुपीज़ तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। 40 रुपीज़ पर भी 4% मिलेगा, 40 रुपीज़ पर भी 4% मिलेगा। अब 40 रुपीज़ का 4% कितना होता है आपका 1.6 रुपीज़। कितना होता है 40 का 4% कितना हो जाएगा 1.6 रुपीज़। सबको ऐड कर लो, जो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो है आपका 81 रुपीज़ 60 पैसे, और यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई। देखो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का आपका समान होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले वर्ष का तो समान होता है, लेकिन अगले वर्ष क्या होता है, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगती है। तो ये तो मैंने कहा कि भाई पहले वर्ष उसको अगर सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये मिला तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको 40 रुपये ही मिला। लेकिन अगले वर्ष क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट तो उसको 40 रुपये मिला, तो 2 वर्ष का 80 रुपये हो गया। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 40 रुपये तो उसको मिला ही मिला, 40 रुपये पर भी उसको 4% मिला, अर्थात 1 रुपये 60 पैसे से ज़्यादा मिले उसको।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 81 रुपीज 60 पैसे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 4 टाइम्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिंपल। कोई धन 7 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है, यदि ब्याज की दर साधारण है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। देखो भाई, देखो इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल आपका P है, प्रिंसिपल अर्थात जो मूलधन है वो आपका P है, तो जो अमाउंट है वो आपका हो जाता है कितना 2P। ठीक है, कितने समय में, कितने टाइम में, कितने टाइम हो जाता है, तो आपने कहा 7 ईयर। कितने समय हो जाता है 7 ईयर में। ठीक है, अब अगर मैं बात आपसे करूं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अर्थात मिश्र धन माइनस जो है मूलधन। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने कहा अमाउंट है आपका 2P, प्रिंसिपल है आपका P, तो सिंपल इंटरेस्ट है आपका P। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका P R, T की जगह आप 7 रख दो, अपॉन 100 हो जाएगा। तो P से P आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका R इक्वल्स टू 100 अपॉन 7। ठीक है, क्लियर है। R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन 7। अब कह रहे हैं कि यदि ब्याज की दर साधारण कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। अब क्या होना है, नाउ प्रिंसिपल इज P, प्रिंसिपल कितना है आपका P, प्रिंसिपल इज P एंड अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट अब हो जाएगा आपका 4P। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 3P। कितने टाइम में, टाइम अब आपको निकालना है, कितने टाइम में होगा ये। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा T बराबर हो जाएगा अर्थात टाइम बराबर हो जाएगा आपका, तो सिंपल इंटरेस्ट अर्थात आपका जो है 3P इंटू 100 अपॉन P इंटू R हो जाएगा। P से P कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 300। अब देखो R की वैल्यू आपको कितनी है 100 अपॉन 7, तो 100 अपॉन 7 यहाँ पे रख दो, तो जाएगा 300 इंटू 7 अपॉन 100। जीरो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21। तो 21 ईयर आपका सही आंसर होगा, 21 ईयर आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 ईयर में जो है यह राशि क्या हो जाएगी आपकी 4 गुना हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 18th नंबर का क्वेश्चन है कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म विच इज 250 मीटर लॉन्ग, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर, द टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज 35 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक रेलगाड़ी एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया कुल समय 35 सेकंड है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ जरा समझो, जब ट्रेन किसी भी ट्री को क्रॉस करती है, किसी पोल को क्रॉस करती है या किसी मैन को क्रॉस करती है, तो ट्रेन हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अर्थात जितनी लंबी ट्रेन है उतनी ही डिस्टेंस वह जो है तय करेगी। लेकिन जब जो है ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, किसी टनल को क्रॉस करती है, तो ये देखो अब ब्रिज का भी एक लेंथ होगी, टनल की भी एक लेंथ होगी और प्लेटफॉर्म की भी एक लेंथ होगी। तो जब जो है ब्रिज को क्रॉस करेगी या टनल को क्रॉस करेगी या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस क्या तय करेगी, तो भाई ट्रेन की डिस्टेंस, जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लेंथ और प्लस उस प्लेटफॉर्म की लेंथ। अगर टनल को क्रॉस करे तो टनल की लेंथ, ब्रिज को क्रॉस करे तो ब्रिज की लेंथ। लेकिन अगर किसी पोल को क्रॉस करती है, किसी ट्री को क्रॉस करती है, किसी मैन को क्रॉस करती है, तो वहां पर केवल जो है ट्रेन की जो लेंथ है
उसके बराबर डिस्टेंस वह तय करेगी। तो यहाँ पर देखो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो है 250 मीटर और हमको ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो हमने ले लिया कि लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज ए मीटर। हमने मान लिया कितना, ए मीटर। ठीक है, अब देखो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी। ठीक है, आप सबको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या हम कह सकते हैं टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पर देखो जो आपको डिस्टेंस दी गई है वो मीटर में दी गई है, जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दी गई मीटर में दी गई है, लेकिन जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो किलोमीटर पर आवर से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, तो आपने कहा 36 में 5/18 का आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड आपकी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर मैं डी की बात करूँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 250 मीटर जो है आपका जो है लेंथ वाला प्लेटफॉर्म है और ए मीटर जो है ट्रेन की लेंथ है। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को तय करनी है 250 प्लस ए मीटर तय करनी है। ठीक है ना, और स्पीड कितनी है, स्पीड आपने निकाला 10 मीटर पर सेकेंड। समय कितना लग रहा है उसको इसको जो है पार करने में, 35 सेकेंड का। अब यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है आपका 250 प्लस ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 इंटू 35। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 250 प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने क्या हो जाएगा 350 माइनस 250, तो ये आ जाएगा आपका 100 मीटर। अर्थात जो ट्रेन है, ट्रेन की जो लेंथ है वो है 100 मीटर। और ट्रेन की लेंथ ही तो आपसे पूछी गई थी कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, लेंथ आप ट्रेन ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ट्रेन की जो लेंथ है वो है 100 मीटर। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर बाइज अ टेबल फॉर 4650 रुपीज एंड मास इट्स प्राइस 20% above its cost price. If he allows a discount of 15% on it, find the selling price. एक दुकानदार 4650 रुपये में एक मेज खरीदता है और उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह इस पर 15% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई सीपी कितना है उसका, तो आपने कहा कि उसका जो सीपी है, उसका जो सीपी है वो कितना है आपका 4650 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करें, जो उसका मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस करता है उसमें जो मार्क करता है वो प्राइस वो 20% ज़्यादा करता है कॉस्ट प्राइस से। तो अर्थात इसका एमपी कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस है आपका 4650 रुपीज़ इंटू 120 अपॉन 100, ये है इसका मार्क प्राइस। ठीक है, और देखो अब क्या है, मार्क प्राइस पर वह जो है कितने परसेंट की छूट देता है, 15% की छूट देता है। ठीक है ना, मार्केट प्राइस पे क्या करता है, जब उससे सेलिंग प्राइस जो है वो जो उसका विक्रय मूल्य है, जिस रुपए पे वो उसको बेच रहा है, उस पर वह 15% की छूट देता है। ठीक है, डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पे अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ, सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 4650 इंटू 120 अपॉन 100, ये तो इसका मार्केट प्राइस हो गया, और इस पर उसने 15% की छूट दे दी, अर्थात उसने कितना ले लिया, 85% पैसा ही तो लिया, तो 85 अपॉन 100 ये हो जाएगा। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और अब किससे कट कर दें, 5 से, तो 5 2 जा 10, 17 5 जा
85, ठीक है ना। अब ये किससे काट दे, 4 से, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है। 5 से इसको भी कैंसिल कर दो, 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15, ये हो जाएगा आपका जो है 93 इंटू 51। 93 में 51 का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। जरा कर लो भाई, कितना आ जाएगा देखो जरा। 93 में 51 का जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 50 करते हैं, 0 5 3 जा 15 और 1 होल्ड हुआ, 5 9 जा आपका 45 और 1 हो जाएगा 46। 1 कर दो तो 93 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3 4 और 7 4 7 4 7 4 7 4 3 आपका सही आंसर होगा। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका हो जाएगा 4743 अर्थात 4743 4743। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। ये इसका कॉस्ट प्राइस था। मार्केट प्राइस उसने क्या किया, उस पर कॉस्ट प्राइस का 20% ज़्यादा उसने मार्केट प्राइस किया। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 4650 इंटू 120/100। अब जो सेलिंग प्राइस है उस पर जो मार्केट प्राइस है उस पर वो 15% का डिस्काउंट देता है। तो मार्केट प्राइस पर वो कितना पैसा लेता है, 85% पैसा तो ले रहा है। तो अर्थात उसका सेलिंग प्राइस कितना है आपका 4743 रुपीज़। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20th नंबर का क्वेश्चन है कि अ मैन कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू अप स्ट्रीम एज टू डाउन स्ट्रीम द रिवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एक व्यक्ति शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। यदि उसे धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के अनुकूल जाने में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो भाई, एक बोट है जो कि शांत जल में जिसकी स्पीड है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रीम है और ये आपकी बोट है। बोट की जो स्पीड दी गई है आपकी स्टिल वाटर में दी गई 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्ट्रीम की स्पीड हमें बतानी है। स्ट्रीम की स्पीड हमने मान लिया u किलोमीटर पर आवर, u किलोमीटर पर आवर। अब देखो जो ये बोट है जब वो धारा की दिशा में जाती है अर्थात डाउन स्ट्रीम में जाती है तो उसको जो समय लगता है, तो जब वह अप स्ट्रीम में आती है तो उसका दुगना समय लगता है, ठीक है ना। अगर जाने में उसको t टाइम लगता है तो वापस आने में उसको 2t टाइम लगता है, उसका दुगना समय लगता है। अब यहां पर देखो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता। स्पीड बराबर मैंने बताया ना था अभी मैंने अभी आपको बताया था स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर लगा दो देखो ये चीज, तो t बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, तो डाउन स्ट्रीम में जब यह बोट जाएगी तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, और जब यह उसके प्रतिकूल आएगी तो नाव की चाल से धारा की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्योंकि भाई उस कंडीशन में जो बोट है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना स्ट्रीम की स्पीड से। तो यहां पर देखो हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, तो आपने कहा ये हो जाएगी आपका 12 प्लस u। 12 क्या है आपकी बोट की स्पीड, u क्या है आपकी स्ट्रीम की स्पीड। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, तो आपने कहा हो जाएगा 12 माइनस u, ठीक है ना। डिस्टेंस तो आपकी सेम ही है, d है, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस आपने d मान ली, ठीक है ना, डिस्टेंस अगर आपने d मान ली है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे हम मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं d, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका d अपॉन 12 प्लस u इक्वल्स टू d अपॉन 12 माइनस u। अब देखो जब वो धारा के प्रतिकूल जाती है,
ठीक है ना नाव, तो उसको दुगना समय लगता है किससे, जब वो धारा के अनुकूल जाती है। अर्थात इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2d अपॉन 12 प्लस u इक्वल्स टू d अपॉन 12 माइनस u। ठीक है, d से d कैंसिल हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई इधर कर लो तो हो जाएगा आपका 24 माइनस आपका हो जाएगा 2u इक्वल्स टू हो जाएगा 12 प्लस u। u एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा आपका जो है 3u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12। तो u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना भाई, 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आ जाएगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि u आपने जो माना वो स्ट्रीम की स्पीड ही तो माना है। तो 4 किलोमीटर पर आवर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए कि इफ 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 54 एंड x अपॉन y इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो आप बताइए इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो हमें दिया गया है कि 2x प्लस 5y इक्वल्स टू दिया गया है आपका 54। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि x अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे y अपॉन 5। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर रख देता हूँ इस इक्वेशन में तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई अपॉन 5 प्लस हो जाएगा आपका 5y इक्वल्स टू 54। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 2y प्लस 25y, इस 5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये 54 है यहाँ पे 54 है। तो यहाँ पे 54 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, 2 आपका होल्ड हुआ, 5 5 जा 25 और 2 हो जाएगा आपका 27। तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, 27y इक्वल्स टू 270। तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 10 के। y इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा आपका 10 के। अब जरा आप x की वैल्यू निकाल लो, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू को रख देता हूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 अपॉन 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। आपको फाइंड क्या करना है, आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x कितना है आपका 10, y कितना है आपका 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है कि अ गैरिसन ऑफ 600 मेन हैड प्रोविजन फॉर 28 डेज। आफ्टर 4 डेज reinforcement of 200 men arrived. The food will now last for how many days? 600 आदमियों की एक चौकी में 28 दिनों के लिए प्रावधान था। 4 दिनों के बाद 200 आदमियों को दल आया, खाना अब कितने दिन चलेगा। देखो, तो मैं अगर बात करूं कि भाई टोटल कितने यूनिट जो है खाना उनके पास था, तो आपने कहा कि 600 मेन जो है, जो उनके पास जितना यूनिट खाना था उसको जो है 28 डेज में वो फिनिश कर लेते, उतने दिन के लिए उनके पास जो है वह खाना था। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल यूनिट ऑफ फूड, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड, तो ये आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, कितना था उनके पास। तो आपने कहा 600 जो मेन थे वो आपके 28 डेज में उसको फिनिश कर लेते, उतने दिन के लिए उनके पास था। तो 0 0 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 और 4 हो जाएगा 16। उनके पास जो है 16,800 यूनिट फूड था। ठीक है ना। अब देखो इस 4 डेज में उन्होंने कितना कंज्यूम कर लिया। ठीक है ना, तो फूड कंज्यूम्ड इन
कंज्यूम्ड इन 4 डेज, 4 डेज। तो आपने कहा कि 600 मेन पर डे जो है खा रहे हैं, तो 4 डेज में इन्होंने 2400 यूनिट खाना खा लिया। तो अगर मैं बात करूं कि रेस्ट यूनिट कितना होगा, रेस्ट यूनिट कितना होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 16800 में से आप माइनस कर दो 2400 को, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 0 आ जाएगा, 8 4 में से 4 गया तो 4, ये बचेगा 144। 14,400 यूनिट उनके पास अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर 4 डेज, नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज, तो आपने कहा कि 600 पहले से थे, 200 और आ गए, तो अब जो है नंबर ऑफ पर्सन 800 हो गए। तो अब यह खाना कितने दिन चलेगा, तो नाउ फूड लास्ट फॉर डेज इन कितना है अवेलेबल, 14400, टोटल पर्सन कितने हैं 800, 0 0 0 0, 8 से इसको कैंसिल कर दो, तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 16, 18 डेज में यह जो है फूड खत्म हो जाएगा, 18 डेज में यह फूड खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, टोटल जो उसके पास अवेलेबल था वो 16,800 था, 4 डेज में जो है आपका 2400 यूनिट आपका खत्म हो गया, अभी भी उनके पास 14,400 अवेलेबल था। अब जो है यहाँ पर लेकिन जो नंबर ऑफ पर्सन थे वो अब हो गए 800, पहले थे 600, 200 बढ़ गए, तो 800 के हिसाब से वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 18 डेज में वह खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ डायमेंशन 64 मीटर इंटू 36 मीटर, 64 मीटर इंटू 36 मीटर बीमाओं वाले एक आयताकार क्षेत्र की बाड़ लगाने की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल है। देखो भाई, एक रेक्टेंगल आकार का एक क्षेत्र है, एक एरिया है, और उसके चारों तरफ आपको बाड़ लगानी है, इसके चारों तरफ आपको बाड़ लगानी है। तो जो बाड़ लगेगी उसकी परिधि पर ही तो लगेगी, ठीक है ना, उसके पेरीमीटर पर ही तो लगेगा। तो अगर मैं बात करूं कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा आपका जो है 2 × L+B, ठीक है, अर्थात लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका जो है, यहाँ पर ये आपकी ब्रीथ है और ये आपकी लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, लेंथ इंटू ब्रीथ 64 × 36, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 36 प्लस 64 प्लस 36। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 × 64 प्लस 36, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 100, तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी, जिसमें बाड़ लगानी हो जाएगी आपकी 200 मीटर। कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं भाई। आपको जो बाड़ लगानी है इस चारों तरफ इसके लगानी है, ठीक है, जो रेक्टेंगल आकार का जो एरिया उसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, तो भाई उसकी आप पेरीमीटर में ही तो बाड़ लगाएंगे। तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L+B होता है। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रीथ, ठीक है, और उसका आपका जो है यहाँ पर लेंथ और उसका जो है क्या दिया गया था, डायमेंशन दिया गया था 64 मीटर इंटू 36 मीटर। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा 64 + 36 अर्थात 200 मीटर जो है उसकी लेंथ निकल के आएगी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 numbers आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ 1 इज 224 लेस देन
8 times the square of the other. If the numbers be in the ratio of 3:4, the numbers are. दो संख्याएं ऐसी हैं कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। यदि संख्याएं 3:4 के अनुपात में संख्याएं, देखो हमने मान लिया कि लेट द नंबर्स इज नंबर इज 3a and 4a, ठीक है, 3a and 4a। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। देखो भैया प्रश्न के अनुसार क्या है, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार कह रहा है उसमें कि 2 numbers आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ 1 इज 224 लेस देन 8 times द स्क्वायर ऑफ द अदर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मानूं कि ये पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, तो जो आपका 4a का जो स्क्वायर है, ठीक है ना, वह 8 टाइम है किसका, 3a के स्क्वायर से, और इसका जो स्क्वायर है वो आपका 224 इससे कम है। जब ये जो 4a का स्क्वायर है ये 3a के स्क्वायर से 8 टाइम है, तो अगर इसको मुझे इसके बराबर करना है तो 3a में मुझे जो है 3a के स्क्वायर में मुझे 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई अगर इसका जो स्क्वायर है इससे 8 गुना ज़्यादा है, तो अगर इन दोनों को मुझे बराबर करना है तो 3a के स्क्वायर में मुझे 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ये 9a स्क्वायर होगा, और 9 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72a स्क्वायर माइनस 224, 72a स्क्वायर कैसे आया समझ में आ गया भाई। 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर आएगा, और 9 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। अब ये इसको एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा आपका 72a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 224। ठीक है, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा। 5a स्क्वायर इक्वल टू 224, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 224 अपॉन 56। 56 से ज़रा आप जो है इसको जो है क्या करते हैं, कट कर देंगे, कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2। जब 56 से आप इसको कट करेंगे तो 4 टाइम में कट हो जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल्स कितना आ जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। तो अगर मैं बात करूँ कि नंबर्स क्या क्या होंगे, तो अगर हम बात करें नंबर्स की कि संख्याएं क्या क्या होंगी, तो आपने कहा एक हो जाएगी आपकी 3 × 2, और तो एक आ जाएगी आपकी 6, और एक हो जाएगी आपकी 4 × 2, तो एक हो जाएगी आपकी 8। तो 6 और 8 आपकी संख्याएं होंगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक संख्या 6 होगी और एक संख्या आपकी 8 हो जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है कि देयर आर 420 कॉइन्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। इफ द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज बी 2:3:5, देन द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इज। 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों से मिलकर 420 सिक्के हैं। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 2:3:5 हो, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए भाई बहुत ही सिंपल सा देखिए क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिया गया देयर आर 420 कॉइन्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स। और ये जो रेशियो दिया गया है ये इनकी वैल्यूज का रेशियो दिया गया है कि 2:3:5, अर्थात 2 रुपये आपके हो गए 1 कॉइन वाले, 3 रुपीज़ हो गए आपके 50 पैसे वाले कॉइन्स, और 5 रुपीज़ जो हैं वो आपके हैं 25 पैसे वाले कॉइन्स के। ये इनकी वैल्यूज़ दी गई है। तो अगर मैं इसको जो है कॉइन्स में कन्वर्ट कर लूँ, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ कॉइन्स
नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइंस, नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइंस, 1 रुपीज, नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइंस। तो आपने कहा कि भाई ये तो आपके जो हैं 2 रुपए हैं तो 2 ही क्वाइन होंगे, ठीक है ना। अगर 2 रुपए है तो 2 ही क्वाइन होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये रेशियो दिया गया, रेशियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइंस कितना है आपका, रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन, नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस। तो देखो अब यहां पर देखो भाई, जब रुपए की बात आती है तो 50 पैसे क्वाइन की अगर हम बात करें तो 2 क्वाइन मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, ठीक है ना। 50 पैसे के 2 क्वाइन मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो यहां पे अगर हम मान के 3 रुपीज है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6 क्वाइन होंगे भाई। 2 क्वाइन मिलके 1 रुपया बनाएंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन, नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन, तो ये हो जाएगा आपका, देखो अब आपको पता है कि भाई 4 क्वाइंस मिलकर के 1 रुपए बनाते हैं। 4 क्वाइंस आपके 25 पैसे के 4 क्वाइन मिलकर के 1 रुपए बनाते हैं। तो 5 × 4 ये हो जाएगा आपका 20 क्वाइंस, ठीक है। क्योंकि ये इनकी वैल्यूज दी गई थी ना, तो भाई 1 रुपए बनाने के लिए 4 क्वाइन चाहिए, तो अगर 5 रुपए हैं ये, तो 5 रुपए बनाने के लिए उसको 20 क्वाइन चाहिए 25 पैसे के। अब टोटल क्वाइंस कितने दिए गए आपके 420, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो यहाँ पे 2 + 6 + 20 इक्वल्स टू हो जाएगा 420 के। तो ये जाएगा आपका 28 = 420 के। तो 1 = कितना हो जाएगा 420/28। अब 420 में 28 का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 टाइम जाएगा 28 आ जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 टाइम देख लो, 5 4 जा 5 8 जा 40, तो 5 टाइम 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा। तो 1 = 15 के आ जाएगा, 1 = कितने के आएगा 15 के। अब जरा आप यहाँ पे निकाल लो 1 रुपीज के क्वाइंस कितने होंगे। तो आपने कहा कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। तो अगर मैं बात करूँ 1 रुपीज क्वाइन के, अगर मैं बात करूं कि 1 रुपीज़ के कितने क्वाइन होंगे, तो आपने कहा हो जाएगा 2 × 15, तो 1 रुपीज़ के क्वाइन हो जाएंगे 30। अगर मैं बात करूं 50 पैसे की, अगर मैं बात करूं 50 पैसे की, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 15, तो ये हो जाएगा आपका 90। अगर मैं बात करूं 25 पैसे की, अगर मैं बात करूं 25 पैसे की, तो ये हो जाएगा आपका 20 × 15 और ये हो जाएगा आपका 300। कितना हो जाएगा 300, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, देन द नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइन, तो आपका 30 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। 17th प्रैक्टिस टेस्ट का आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि पाइप्स A and B can fill an empty tank in 6 and 8 hours respectively, while pipe C can empty the full tank in 10 hours. If all 3 pipes are opened together, then the tank will get filled in. पाइप A और B एक खाली टैंक को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप C भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भर जाएगी। कितने समय में भर जाएगी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो देखो, एक पाइप ए है जो टंकी को भर रहा है, भरने का तो इसके ऊपर हमने प्लस लगा दिया। एक दूसरा पाइप बी है जो टंकी को ये भी फिल कर रहा है, इसके ऊपर भी हमने बी लगा दिया। एक तीसरा पाइप है सी जो टंकी को खाली कर, इसके ऊपर हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में, और सी उसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अभी इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तीनों का जो एलसीएम होगा वो 120 होगा। तो अब इनकी इफिशियंसी यहाँ से निकल आएगी।
भाई जो भी समय इनको लगेगा इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी आपकी 20, ठीक है ना, और इसकी इफिशियंसी हो जाएगी आपकी 15, ठीक है, और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपकी 12, ठीक है, सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपकी 12। अब देखो यहाँ पर भाई ए जो है एक दिन में 1 घंटे में 20 यूनिट काम करता है, बी 1 घंटे में 15 यूनिट काम करता है, सी 1 घंटे में 12 यूनिट काम करता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इन तीनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो ए प्लस बी और माइनस हो जाएगा सी, क्योंकि ए और बी फिल करने का काम करेंगे, सी जो है टंकी को खाली करने का काम करेगा। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 20 + 15, और सी की इफिशियंसी कितनी है, तो आपने कहा माइनस का 12, तो ये हो जाएगा आपका 35, 35 माइनस 12 कितना आ जाएगा आपका 23। तो यहाँ पर देखो ए भरेगा 20 लीटर, बी भरेगा 15 लीटर, लेकिन उसमें से 12 लीटर सी खाली कर देगा, तो 1 घंटे में आपका जो है 23 लीटर पानी ही टंकी में जाएगा। तो यहाँ पर कितने लीटर की टंकी, 120 लीटर की टंकी है, और तीनों को जब एक साथ खोल दिया गया तो 120 लीटर की टंकी, अब 120 लीटर की टंकी में 1 घंटे में 23 लीटर यूनिट ही तो जा रहा है, तो कितने घंटे लग जाएंगे इसको, तो इसमें से इसका भाग दे दीजिए, तो 23 4 जा कितना होता है 92, हाँ 23 और 23 5 जा कितना होता है, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 11 115 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5:5/23, इतनी तो होगा, देखो 115 आ जाएगा, 5 आपका अभी बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5:5/23 आवर्स आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 सही 5/23 घंटे जो है उस टंकी को भरने में लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे, ताकि जो आपके सपने हैं वो जल्द से जल्द आपके साकार हो सकें। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।